Good morning, dear student. We are studying our sixth chapter, Molecular Basis of Inheritance. In our last lecture, we will discuss about regulation of gene expression. We, we study that regulation of gene expression take by four steps. First, transcriptional level, formation of primary transcript. यहाँ फॉर्मेशन होता है मैसेंजर आरएनए। सेकेंड लेवल है प्रोसेसिंग लेवल, जहाँ पर रेगुलेशन की जो यूनिट है मैसेंजर आरएनए उसका स्प्लाइसिंग होता है। थर्ड जो स्टेप होता है उसमें होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और फोर्थ लेवल है ट्रांजिशनल लेवल, जिसमें क्या होता है प्रोटीन मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। द जीन्स इन द सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। जीन के अंदर सेल के अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है पार्टिकुलर फंक्शन होता है या फिर कोई फंक्शन का एक सेट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज synthesized by E. coli it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide। क्या होता है ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है, ई कोलाई के अंदर। और ये यूज़ होता है, ये कैटेलाइज करता है कौन सी प्रोसेस को, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है कौन सा एंजाइम, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ई कोलाई के अंदर। लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है उसको ये कन्वर्ट करता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। इन बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और बैक्टीरिया जो डाइसैकेराइड हैं उनका यूज़ करके उनको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंस इफ़ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, they would no longer rupture, require the synthesis of enzyme beta galactosidase। और ये कब होता है, जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो। मीन्स अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो जो बैक्टीरिया है वो कौन सा एंजाइम को सिंथेसिस करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को सिंथेसिस करेगा। और वो क्या करेगा, उसको किसको, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। Therefore, in simple term, it is the metabolic, physiological and environmental conditions that regulate the expression of gene। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंपली टर्म में देखें, जो मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल या फिर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उनको रेगुलेट करने का काम कौन कर, जो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं किस चीज़ को, जीन के एक्सप्रेशन को। कौन कौन सी चीज़ें, मेटाबॉलिक कंडीशंस या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करती हैं। द डेवलपमेंट एंड differentiations of embryo into adult organism are also a result of the coordinated regulation of the expression of several set of genes। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो जब एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है और उसमें डिफ्रेंसीसन होता है कि वो पहले बच्चा था, एम्ब्रियो से वो बच्चा बना, फिर वो अडल्ट बना। इसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ जीन करते हैं। इन प्रोकैरियोट, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant set of control of gene expression।
और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन है उसको रेगुलेट करने का काम भी कुछ जीन के सेट्स करते हैं, ठीक है। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, द एक्टिविटी ऑफ RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins। और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में जो आरएनए है वो किसी प्रमोटर साइट से बाइंड हो, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कुछ एसेसरी प्रोटीन्स करते हैं, विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट सेट्स। और ये क्या करते हैं? जो स्टार्ट सेट्स हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं, उनको ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो ऐसे साइट को जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करे। द रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर एंड नेगेटिवली रिप्रेसर। तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो रेगुलेट करने का काम करते हैं किसी भी ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को, वो क्या होते हैं? वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो एक्टिवेटर हो सकते हैं कि प्रोसेस को स्टार्ट करें और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो, या फिर उनमें जो ग्लूकोज से लैक्टोज से ग्लूकोज और लैक्टोज बनने की प्रोसेस है वो हो, या फिर वो नेगेटिवली होते हैं, रिप्रेसर का काम करते हैं, प्रोसेस को हल्का करने का काम करते हैं। द accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with sequential term operators। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होती हैं उनमें ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर ऐसी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? प्रोटीन का एक सीक्वेंस करता है जिसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। द ऑपरेटर रीजन इज adjacent to the promoter element in most operons। और ये जस्ट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? प्रमोटर के साइट में प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये प्रमोटर वाली साइट में प्रेजेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन। और ये कहाँ पर बाइंड करने का काम करते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से जो रिप्रेसर की जो इनिशिएटर है उसको ये चांस मिले कि वो जो एक्टिविटी करने वाले हैं या जो प्रोसेस यहाँ पर चलने वाली है वो अच्छे से रेगुलेट हो सके। ईच ऑपरेरॉन हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर एक जो ओपेरॉन होता है उसका एक क्या होता है? स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। फॉर एग्जांपल, लैक ओपेरॉन इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ओपेरॉन and it interact spatially with lag repressor only। जो लैग ऑपरेटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो लैग ओपेरॉन में प्रेजेंट रहता है, और ये इसका जो रिप्रेसर है वो लैग रिप्रेसर कहलाता है। तो क्या होता है लैग ओपेरॉन? द elucidation of lag operon was also a result of close association between a geneticist Francisco Jacob and a biochemist Jacques Monod। जो लैग ओपेरॉन का जो स्टडी था उसको देने का काम किया था दो साइंटिस्ट थे। एक जेनेटिस्ट थे फ्रांसिस जैकोब, और एक बायोकेमिस्ट थे जैक्यू मैनोड। तो उन्होंने ये काम किया था। दे वर द फर्स्ट टू elucidate the transcriptionally regulated system in lactoperon। here lac refer to lactose। और इसको लैकोपेरॉन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लैक्टोज की वजह से होता है। हम जानते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया में
लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होता है, एक प्रोटीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर। तो तभी इसको क्या बोलते हैं, लैक बैक्टीरिया या लैक ओपेरॉन बोला जाता है। A polycystic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर ये लाइकोपेरॉन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर क्या होता है, एक कॉमन प्रमोटर प्रेजेंट रहता है और एक रेगुलेटरी जीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज़ रेफर टू एज ओपेरॉन। तो ऐसा रीजन डीएनए का सेगमेंट के अंदर, ये कोई एक डीएनए का अगर एक सेगमेंट है जहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, जहाँ पर एक प्रमोटर साइड है और उसके साथ एक रेगुलेटरी जीन है और एक रिफ्रेसर साइड है और साथ में क्या है, और डीएनए के सीक्वेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे रीजन को क्या बोला जाता है, ओपेरॉन बोला जाता है। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, लैक ओपेरॉन, ट्रैप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे लैक ओपेरॉन के। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ अ रेगुलेटरी जीन, द आई जीन। क्या होता है, जो लैक ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन के पास एक आई जीन होता है, वो क्या कहलाता है, रेगुलेटरी जीन कहलाता है। Here the term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor। ये क्या होता है, ये कोई ऐसा इंड्यूसर टाइप का वर्ड नहीं है, ये क्या बताता है, ये इनहिबिटर का काम करते हैं। ठीक है, जब भी ई कोलाई की बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसको लैक्टोज जब प्रेजेंट नहीं होता है तो ये इनहिबिटर एक्टिवेट हो जाता है और जो उसके साइड हैं स्ट्रक्चरल जो जीन हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाई एंड ए। ठीक है, द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैकोपेरॉन। जो आई जीन होता है वो रिप्रेसर के साथ क्या होता है, बाइंड होने का काम करते हैं जब भी लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस टाइम पर आई जीन रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है। द जेड जीन कोड फॉर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और जब मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो जो आई जीन है वो किसके साथ बाइंड होगा, रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा। और जो स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर जेड वाला जो जीन है वो कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का। ठीक है, जिसको बीटा जेल भी बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन होता है कौन से साइड से, जेड जीन के द्वारा। ठीक है, विच इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस के लिए। लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो जब भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है उस टाइम पर आई जीन रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है और जो जेड स्ट्रक्चरल जीन है उससे क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज साइडेज एंजाइम का सिंथेसिस होता है। और ये काहे के लिए ज़रूरी होता है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड के लिए ज़रूरी होता है। द वाई जीन कोड फॉर द प्राइमरेज which increase permeability of cell to beta galactosidase। और जो बी जीन होता है, बी स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो क्या करता है, वो कोड करता है प्राइमरेज के साथ, ताकि जो सेल की परमेबिलिटी है कि वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को क्या करे, इजीली एक्सेप्ट कर सके, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा हो सके और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड हो सके सेल को। इस प्रोसेस के लिए वो हेल्पफुल होता है। कौन सा, बी वाई जीन। द ए जीन इनकोड अ ट्रांस एसिटिलेज, हैंस ऑल 3 जीन्स प्रोडक्ट इन लैकोपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो जो तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं
चाहे वो जेड जीन से बनने हैं या फिर वाई जीन से या फिर ए जीन से, वो कहीं ना कहीं जो लैक्टोज है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इन मोस्ट अदर operons as well as the genes present on the leg operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। इसके अलावा जो अलग दूसरे तरीके के ओपेरॉन प्रेजेंट रहते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक की बॉडी के अंदर, वो भी क्या करते हैं, वो भी उनमें जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उनको भी कोई ना कोई ओपेरॉन की आवश्यकता होती है, ताकि जो उनका वर्क है वो उसे टुगेदर एक साथ कर सकें, उसको परफॉर्म कर सकें और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्पफुल हो सके। यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, एक लैक ओपेरॉन का डायग्राम। थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया है प्रमोटर रीजन सबसे पहले में, और ये आपका आईजीन है, ठीक है। आईजीन क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो मैसेंजर आरएनए रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए उसे बोला जाता है। वो रिप्रेसर क्या करते हैं, रिप्रेसर के साथ वो बाइंड हो जाता है, कहाँ पर, ऑपरेटर रीजन में। ये आपका प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला रीजन है, और ये 3 जीन्स या स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर डीएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तो इनिशिएटर जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और वो बाइंड हो जाता है रिप्रेसर वाले रीजन से ऑपरेटर वाले रीजन में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो जो इनिबिटर होगा वो रिप्रेसर प्रोटीन को तो फॉर्म करेगा, लेकिन ये ऑपरेटर वाले रीजन से बाइंड होकर जो प्रमोटर वाला रीजन है उससे बाइंड होगा, और जो प्रोसेस है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, हाइड्रोलिसिस की, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज की जो प्रेजेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है कि जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसका फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो ये रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन और ऑफ द ओपेरॉन। तो लैक्टोज की वजह से ही प्रोसेस अगर ऑन है, जो डाइसैकेराइड है वो अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इसे स्विचिंग ऑन बोलते हैं, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है मीडियम में और ये प्रोसेस बंद है तो इसे स्विचिंग ऑफ बोलते हैं, ठीक है। हैस इट इज़ टर्म एज इंड्यूसर। तो यहाँ पर लैक्टोज को क्या बोला जाता है, इंड्यूसर बोला जाता है। In the absence of preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease। और ये किसकी वजह से, परमीज जो एंजाइम है उसकी वजह से ये क्या होता है, लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होता है सेल में, सेल के अंदर। Remember, a very low level of expression of lactoperon has to be present in the cell all the time। और हमेशा सेल के पास काफ़ी कम अमाउंट में लैकोपेरॉन का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है। इसके वजह से उसकी बॉडी में लगातार डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस हो सके और उसे मोनोमर मिल सके कार्बोहाइड्रेट के, जिससे उसे एनर्जी लगातार मिलती रहे। The lactose then induced the operon in the following manner।
कौन से मैनर से करते हैं? द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड all the time continuously from the eye gene. The repressor protein bind to the operator region of the operon and prevent RNA polymerase for transcribe the operon. तो अगर मैंने अभी आपसे पहले बात की, आई जीन अगर क्या ना करे, वो क्या ना वो रिप्रेसर के साथ बाइंड ना हो, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलने वाली है जहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है या आरएनए पॉलीमरेज है, उससे ट्रांसक्राइब होने ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विथ इंड्यूसर. तो अगर यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, तो रिप्रेसर क्या होगा? इनएक्टिवेटेड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो इंटरेक्शन कर रहा है इंड्यूसर्स के साथ, तो प्रमोटर रीजन पूरा अलाउ करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो. दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसीड easily. Regulate the lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by substrate. तो इस प्रकार से क्या होगा? आरएनए के द्वारा जो एंजाइम बनना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसका फॉर्मेशन हो सकेगा. आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.